नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? बढ़िया। मैं नवदीप ओझा सोन्यू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। अपने परिवहन का टॉपिक चल रहा था और सड़क परिवहन तथा रेल परिवहन के बारे में अपन ने जानकारी कुछ प्राप्त की थी। अब आगे है किसके बारे में? आगे है वायु परिवहन के बारे में, जल परिवहन के बारे में और कुछ पाइपलाइन परियोजनाएं हैं उनके बारे में अपन वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जल परिवहन के बारे में। किसके बारे में? जल परिवहन के बारे में। तो आज का जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है जल परिवहन। किसके बारे में है? जल परिवहन के बारे में। ठीक है, यदि देखें अपन जल परिवहन किस सूची का विषय है तो याद रखना रेलवे संघ सूची का विषय था। इसी प्रकार जल परिवहन है जो समवर्ती सूची का विषय। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। और यही अपन देखें यदि रेल परिवहन मुख्यतः रूप से दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो है आंतरिक जल परिवहन और एक है समुद्री जल परिवहन। एक तो है कौन सा? आंतरिक जल परिवहन और दूसरा है समुद्री जल परिवहन। समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन का मतलब क्या हुआ और समुद्री जल परिवहन का मतलब क्या हुआ वो देखिए कि आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत नदियां हैं, कुछ खाड़ियां हैं या संकड़ी जो नहरें हैं उन पर जो परिवहन किया जाता है वो सभी किस में आएंगे? आंतरिक में। ये केवल 1% रखता है जल परिवहन में। कौन सा? आंतरिक जल परिवहन। और यही अपन देखें यदि कि समुद्रिक जल परिवहन के द्वारा, तो समुद्रिक जल परिवहन के अंतर्गत क्या आता है? जो भी हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में, दोनों साइड में, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जो बड़े बंदरगाह हैं, अपन देखें भारत में कुल टोटल 212 बंदरगाह हैं, छोटे मोटे सभी, ठीक है, मिक्स होकर। उनमें से 13 ऐसे बड़े बंदरगाह हैं जिनका व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो उन 13 बड़े बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? समुद्री जल परिवहन में। और कुछ नदियां तथा खाड़ी तथा नहरों पे जो परिवहन बनाए गए हैं वो पढ़ेंगे अपन आंतरिक जल परिवहन में। तो देखिए, यही आपको पूछा जाए भारतीय आंतरिक जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारतीय जल मार्ग, भारतीय जल मार्ग आंतरिक जल मार्ग प्राधिकरण का गठन। ठीक है, तो भारतीय आंतरिक जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया 1986 में। कब किया गया? 1986 में। जिसका मुख्यालय यदि आपको पूछा जाए कहां पर है तो याद रखना इसका मुख्यालय है कोलकाता में। कहां है? कोलकाता में। आया कि सबके समझ में यहां तक? ये तो हो गया आंतरिक जल मार्ग प्राधिकरण का गठन। अब अपन पढ़ेंगे कुछ स्पेशली जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग हैं उनके बारे में। तो देखिए प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय जल मार्ग, नेशनल वाटर लाइंस कितनी हैं? तो 6 भारत में टोटल 6 नेशनल वाटर लाइंस है। कितनी? 6 टोटल। तो देख लीजिए 6 में कौन कौन सी जगह से कहां से जोड़ता है और कौन सी नदी या तटीय स्थल को वो जोड़ते हैं। तो सबसे पहले है नेशनल वाटर लाइन नंबर 1। ठीक है, कहां से कहां तक है? तो आपको ध्यान रखना नेशनल वाटर लाइन नंबर 1 जोड़ती है इलाहाबाद टू हल्दिया। इलाहाबाद मतलब वर्तमान में प्रयागराज टू हल्दिया, पश्चिम बंगाल को। ठीक है, कौन सी नदी पर है? तो याद रखना ये गंगा नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर?
गंगा नदी पर। यही आपको पूछा जाए कि टोटल कितना किलोमीटर का है ये राष्ट्रीय जल मार्ग, तो 1620 किलोमीटर का टोटल इसकी लंबाई है। किसकी? नेशनल वाटर लाइन नंबर 1 की। ठीक है, क्वेश्चन आता है नेशनल वाटर लाइन नंबर 1 कहां से कहां तक, तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में किस नदी पर बनाया गया है, तो गंगा नदी पर बनाया गया है। दूसरा नेशनल वाटर लाइन नंबर 2 किसके बीच में है, यह है सदिया से धुबरी के बीच में। जगह कौन सी है? सदिया टू धुबरी, असम में, सदिया टू धुबरी। ठीक है, नदी कौन सी, तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी पर जो क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 बनाया गया है। कितना किलोमीटर लंबा है? ये लगभग 891 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 891 किलोमीटर लंबा है। कौन सा? सदिया से धुबरी वाला। यही पूछा जाए कि नेशनल वाटर लाइन नंबर 3 कौन सी? नेशनल वाटर लाइन नंबर 3 किसको जोड़ती है, तो यह है कोल्लम से कोटापुरम। जगह क्या है? कोल्लम, एक जगह का नाम। दूसरी जगह का नाम क्या है? कोटापुरम। ठीक है, कौन सी नदी पर है, तो ये नदी पर ना होकर पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर है। कहां पर है? पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है अपने वहां पर है। कौन सा है? पश्चिमी तटीय क्षेत्र में। कौन सा वाटर लाइन नंबर है? नेशनल वाटर लाइन नंबर 3 है। और ये कितना किलोमीटर लंबा है, तो याद रखना 205 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 205 किलोमीटर लंबा है। आया यहां तक समझ में सबके? बहुत बढ़िया। इसी के बाद में है तीसरा वाटर लाइन नंबर, नेशनल वाटर लाइन नंबर 3 हो गया। चौथा है जिसको जोड़ता है काकीनाडा टू मरकानम। काकीनाडा जगह है, कहां पर है, तो ये जगह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसको जोड़ता है मरकानम नामक जगह से। और ये कहां पर है, तो याद रखना ये है तमिलनाडु में। कौन सी नदी पर है यदि आपको पूछा जाए, तो ये गोदावरी और कृष्णा, वे इनकी सहायक नदियों पर बनाया गया है। कौन सा? काकीनाडा टू मरकानम, नेशनल वाटर लाइन नंबर 4। कौन सा? नेशनल वाटर लाइन नंबर 4। कितना टोटल लंबाई है, तो याद रखना 1095 किलोमीटर इसकी क्या है? टोटल लंबाई है। किसकी? नेशनल वाटर लाइन नंबर 4 की। ठीक है, अगली है नेशनल वाटर लाइन नंबर 5। ठीक है, ये है कहां तक? तालचर से लेकर धमरा तक। तालचर टू धमरा। ठीक है, तालचर से लेकर धमरा के बीच में। और कहां पर है ये है तालचर उड़ीसा में, और धमरा है बिहार का क्षेत्र। किसका? बिहार का क्षेत्र। कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ब्राह्मणी नदी पर, ब्राह्मणी और महानदी पर बनाया गया। कौन सी? ब्राह्मणी और महानदी पर। ठीक है, और यही आपको पूछा जाए कितना किलोमीटर है, तो 623 किलोमीटर लंबा है। कितना? 623 किलोमीटर। ये हो गए 5 नेशनल वाटर लाइन। और अंतिम नेशनल वाटर लाइन नंबर है जिसका नाम है नेशनल वाटर लाइन नंबर 6। ये जोड़ता है कहां से कहां तक? लखीपुर टू बागा सिलचर तक। ठीक है, कौन सी नदी पर है, तो याद रखना यह है बराक नदी पर। कौन सी नदी? बराक नदी। कितना किलोमीटर है, तो 121 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है टोटल? 121 किलोमीटर है। ये है टोटल भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग। यदि आपको पूछा जाए भारत में टोटल राष्ट्रीय जल मार्ग कितने हैं, तो कुल कितने हैं? कुल 6 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। कितने? 6 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। ठीक है, पहला राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर। यही यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है, तो कौन सा होगा? नेशनल वाटर लाइन नंबर 1, जो क्या है? भारत का सबसे लंबा वाटर लाइन। क्या है? भारत की सबसे लंबी वाटर लाइन कौन सी है?
जो प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ते हैं, यूपी से पश्चिम बंगाल को, और कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर। यही पूछा जाए कि सबसे छोटा नेशनल वाटर लाइन, तो याद रखना नेशनल वाटर लाइन नंबर 6 क्या है, सबसे छोटा वाटर लाइन कौन सा है, नेशनल वाटर लाइन नंबर 6। कहां से, लखीपुर से लेकर सिलचर तक का नदी कौन सी, बराक नदी। कितना किलोमीटर, तो 121 किलोमीटर। अपन को याद यही रखना है कि कौन सा वाटर लाइन किसको जोड़ता है और वो किस नदी या तट पर स्थित है। आया क्या सबको समझ में। ये हो गया आंतरिक जल परिवहन में राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में। हुआ सब क्लियर। अब आगे है कि अगला सामुद्रिक जो जल परिवहन है उनमें कुल भारत के टोटल बंदरगाह देखें यदि अपन, तो 212 बंदरगाह है। कितने, 212। उन 212 में से 13 ऐसे बड़े बंदरगाह हैं जिनका महत्वपूर्ण स्थान है व्यापार की दृष्टि से। तो वो 13 बंदरगाह कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए, यदि अपन देखें प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, ठीक है, ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। इस साइड है पश्चिमी तट और इस साइड में है कौन सा, पूर्वी तट। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी तट तथा पूर्वी तट पर कौन से 13 बड़े बंदरगाह हैं उनके बारे में अपन 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। उन 13 बंदरगाहों की क्या स्पेसिफिकेशन है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, ठीक है, जिसका वर्तमान में नाम क्या रख दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, आया सबको समझ में। कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, और इसका वर्तमान में नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कहाँ स्थित है, तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ये कैसा बंदरगाह है, तो ये जवारीय बंदरगाह है। इधर लिख रहा हूं, ये है एक जवारीय बंदरगाह है। क्या है, जवारीय बंदरगाह। और यही क्या है, मुक्त व्यापार बंदरगाह है। व्यापार बंदरगाह कौन सा, कांडला बंदरगाह या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, आया समझ में। दूसरा बंदरगाह है पश्चिमी तट का जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह। क्या नाम है, मुंबई बंदरगाह। देखिए मुंबई बंदरगाह में कुछ स्पेशली जो अपन को जाननी है मुंबई बंदरगाह के बारे में, तो मुंबई बंदरगाह है जो सालसेट द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर। और यदि यही पूछा जाए व्यापार की दृष्टि से प्रथम स्थान रखने वाला बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है। तो अपन को इसके बारे में पढ़ना है। ये सालसेट द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और यदि इसकी अन्य विशेषता व्यापार की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। कौन सा, तो मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। आया क्या समझ में, बहुत बढ़िया। अगला है इसी महाराष्ट्र में दूसरा बंदरगाह जो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बारे में यदि पढ़ते हैं अपन, तो इसको क्यों बनाया गया, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, कौन सा बंदरगाह बनाया गया, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया। यदि इसकी दूसरी विशेषता पढ़े अपन, तो दूसरी विशेषता क्या है कि ये जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ये सबसे बड़ा
तथा देश का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा तथा आधुनिक बंदरगाह, आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है साथियों? तो वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आए के समझ। व्यापार की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन रखता है? तो मुंबई बंदरगाह रखता है। लेकिन यही पूछा जाए सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आया क्या समझ में? अगला बंदरगाह है जिसका नाम पश्चिमी तट पर कौन सा है, तो उसका नाम है मर्मुगोवा बंदरगाह। क्या नाम है? बंदरगाह। देखिए मर्मुगोवा बंदरगाह है कहां पर, तो ये कहां पर है? नाम से पता चल रहा है कहां पर है, गोवा में। ये है गुजरात में, ये दोनों है कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र। ये कहां पर है? तो ये है गुजरात में, ठीक है। और मर्मुगोवा बंदरगाह कहां पर है? तो ये है कहां पर? गोवा में। कहां है? गोवा में या गोवा में, ठीक है। आया समझ में सबके? गोवा में। अब देखिए मर्मुगोवा बंदरगाह के बारे में, ये कहां पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है जवारिया नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? जवारिया नदी के तट पर बना हुआ है। कौन सा? मर्मुगोवा बंदरगाह। यही पूछा जाए कि लोहा अयस्क निर्यात में अपना प्रमुख स्थान रखता है। किस में? लोहा अयस्क निर्यात में प्रमुख स्थान। सर्वाधिक लोहा अयस्क का निर्यात या व्यापार नहीं होता है, लेकिन लोहा अयस्क के निर्यात में अपना क्या प्रमुख स्थान रखता है? कौन सा? मर्मुगोवा बंदरगाह, जो कहां पर है? गोवा में है। कहां पे है? गोवा में है। अगला बंदरगाह देखिए जिसका नाम है मंगलूर बंदरगाह। क्या नाम है? मंगलोर बंदरगाह या न्यू मंगलोर बंदरगाह। है कहां पर है? ये तो ये है कहां पर? कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। इसकी कुछ विशेषताएं के बारे में पढ़ें तो देखिए इसकी विशेषता, पहली विशेषता है सर्वाधिक लोहा अयस्क का व्यापार। सर्वाधिक लोहा अयस्क का व्यापार। सबसे ज्यादा लोहा अयस्क का जो व्यापार होता है वो किससे होता है? मंगलूर बंदरगाह या अपन बोले तो न्यू मंगलोर बंदरगाह से। और जो कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। समझ में आया? अब देखें यदि इसे कब बनाया गया, तो 1887 में इसे कर्नाटक राज्य में बनाया गया। अन्य निर्यात देखें तो अन्य निर्यात और क्या क्या चीजें होती है यहाँ से, तो अन्य निर्यातक होता है यहाँ से क्या क्या, वो देख लीजिए। एक तो है उर्वरक भी होता है निर्यात, एक काजू, कहवा, ठीक है, मछलियाँ, ये सब भी यहाँ से अन्य निर्यात होता है। और नेशनल हाईवे नंबर 17 द्वारा ये मुंबई तथा कोच्चि से जुड़ा हुआ है। किससे? नेशनल हाईवे नंबर 17 के द्वारा मुंबई व कोच्चि से जुड़ा हुआ है। कौन सा? मंगलोर बंदरगाह। और अंतिम पश्चिमी तट का बंदरगाह जिसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। क्या नाम है? कोच्चि बंदरगाह, जिसे बोला जाता है अरब सागर की रानी। क्या बोला जाता है? अरब सागर की रानी बोला जाता है। किसको? कोच्चि बंदरगाह को। किसको? कोच्चि बंदरगाह को। आया क्या समझ में? ये बंदरगाह मुंबई तथा कोलंबो के बीच आयात तथा निर्यात का कार्य करता है। किसके बीच? कोलंबो व मुंबई के बीच आयात निर्यात का कार्य कौन करता है? कोच्चि बंदरगाह करता है। तो अपन पढ़ रहे थे कुछ स्पेशली बंदरगाहों के बारे में, और उन बंदरगाहों में से सबसे पहले पढ़ा अपन ने जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं उनके बारे में। ठीक है, पश्चिमी तट पर टोटल मुख्य कितने बड़े बंदरगाह हैं? 6 बड़े बंदरगाह हैं। सबसे पहला कौन सा? कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में, जिसका नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है,
ये कैसा बंदरगाह है? ये एक जौहरी बंदरगाह है तथा मुक्त व्यापार क्या है क्षेत्र घोषित किया गया। इसे क्या किया गया है? इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र भी घोषित किया गया है। अगला है मुंबई बंदरगाह। कौन से द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर। व्यापार की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, इसी मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए दूसरा बंदरगाह बनाया गया और जिसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आया समझ में? इसके बाद में मर्मुगोवा कौन सी नदी के तट पर? तो याद रखना जवाहरी नदी के तट पर बनाया गया। इस यहाँ से क्या होता है? तो लोह अयस्क का निर्यात होता है। सर्वाधिक तो नहीं बोल सकते लेकिन लोह अयस्क का निर्यात होता है। अगला है मंगलोर बंदरगाह। कहाँ पर? कर्नाटक में। क्या है? सर्वाधिक लोह अयस्क का व्यापार, क्योंकि यहाँ पे खान है जिसका नाम है कुद्रेमुख की खान। कौन सी? कर्नाटक में खान है जिसका नाम है कुद्रेमुख की खान, जो क्या है? सर्वाधिक लोह अयस्क का खान है। ठीक है, सबसे बड़ी। अन्य निर्यात में देखें तो यहाँ पर से उर्वरक भी निर्यात होता है, काजू है, कहवा है या मछलियां भी निर्यात होती है। और अंतिम पश्चिमी तट का बंदरगाह जो है कौन सा? कोची बंदरगाह, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। और इसी कोची बंदरगाह के द्वारा मुंबई से कोलंबो के बीच में व्यापार होता है। किससे? कोची बंदरगाह के द्वारा। तो ये पढ़ लिया अपन ने टोटल पश्चिमी तट के बंदरगाह। अब अपन को पढ़ना है मुख्य पूर्वी तट के बंदरगाह। तो देखिए पूर्वी तट के मुख्य कौन कौन से बंदरगाह हैं उनके बारे में। ये कौन सा? पूर्वी तट। देखिए पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह में सबसे पहले देखते हैं अपन कोलकाता बंदरगाह। कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह। आया समझ में? तो कोलकाता बंदरगाह के बारे में कुछ स्पेशली अपन पढ़ते हैं। तो ये पूर्वी समुद्रिक द्वार भी कहलाता है। समुद्र में पूर्व की ओर से एंटर करने के लिए यदि कोई बंदरगाह है तो वो कौन सा है? पूर्वी समुद्रिक द्वार कहलाने वाला वो है कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में कुछ स्पेशली विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले इसको बोला जाता है पूर्वी सामुद्रिक द्वार। पूर्वी सामुद्रिक द्वार। ठीक है, किसको? कोलकाता बंदरगाह। अन्य विशेषताओं के बारे में पढ़ने यदि अपन, तो ये क्या है? देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? पहला सबसे बड़ा बंदरगाह पीपल हमने पढ़ा कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और यही पूछा जाए देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह तो कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कोलकाता बंदरगाह के बारे में। यही आपको पूछा जाए ये कहाँ स्थित है तो ये हुगली नदी के तट पर। कहाँ पर? हुगली नदी के तट पर पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और हुगली नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी भी बोला जाता है। किसको? हुगली नदी को। और हुगली नदी के तट पर ही कौन सा शहर स्थित है? तो आपको याद रखना है कोलकाता स्थित है। यहाँ से क्या क्या चीज़ निर्यात होती है तो देख लीजिए। यहाँ से निर्यात होने वाले कुछ स्पेसिफिकेशन जो है, एक तो है जूट। वे जूट निर्मित जो भी सामान है वो सर्वाधिक निर्यात होते हैं कौन से? कोलकाता बंदरगाह से। अन्य है चमड़े, कागज तथा चीनी। चमड़ा है, कागज है तथा क्या है साथियों? चीनी। इनका भी सर्वाधिक निर्यात होता है। किससे? कोलकाता बंदरगाह से। आया क्या सबके समझ में? बहुत बढ़िया। अब इसी कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए दूसरा बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। क्या नाम है? हल्दिया बंदरगाह। कहाँ है? तो ये भी है वेस्ट बंगाल में। कहाँ है साथियों? ये भी है
वेस्ट बंगाल गेम। किसके भार को कम करने के लिए, तो इधर लिख रहा हूं मैं, कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया, हल्दिया बंदरगाह बनाया गया। यहां से अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थों का आयात निर्यात होता है। क्या होता है, यहां से अपन बोल सकते हैं अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थों का आयात निर्यात होता है। आया क्या समझ में सबके, किससे, हल्दिया बंदरगाह से। ये दोनों कहाँ हैं, तो ये दोनों है पश्चिम बंगाल में। अगला बंदरगाह है उड़ीसा में, जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। क्या नाम है, पारादीप बंदरगाह। सभी मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है, ये पारादीप बंदरगाह है। ठीक है, कहां पे है, उड़ीसा राज्य में है। कहां है, उड़ीसा राज्य में स्थित कृत्रिम बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है, ये प्राकृतिक बंदरगाह ना होकर कैसा बंदरगाह है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है, कृत्रिम बंदरगाह, जो कहां पर स्थित है, जो उड़ीसा में स्थित है। इसके आगे है जिसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में। कहां है, यहां लिख रहा हूं विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है कहां पर, तो ये कहां है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहां है, आंध्र प्रदेश में। इसकी यदि कुछ स्पेशल विशेषता पढ़े तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है, पहला तो ये कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और यदि अपन कुछ और स्पेसिफिकेशन पढ़े इसके, तो ये क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है। गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो कोलकाता बंदरगाह। जापान की सहायता से इसे आधुनिक बनाया जा रहा है। जापान की सहायता से आधुनिक बनाया जा रहा है। आया क्या समझ में। यह बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के कारण, याद रखना है जो लिखा रहा हूं, यह बंदरगाह एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के कारण तूफानों से सुरक्षित है। तूफानों से सुरक्षित है। बीच में इसके तूफान और इसके बीच में एक पहाड़ी आ जाती है और जिसका नाम क्या है, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी। यहाँ सबसे बड़ा जलयान निर्माण उद्योग है। यहाँ पर कहाँ पर, विशाखापट्टनम बंदरगाह में। यहाँ सबसे बड़ा जलयान निर्माण उद्योग है। कहाँ पर, विशाखापट्टनम। तो याद रखना सबसे गहरा बंदरगाह भी कौन सा है, विशाखापट्टनम में। सबसे सुंदर दिखने वाला बंदरगाह भी कौन सा है, जिसका तट सबसे सुंदर दिखाई देता है, वो भी कौन सा है, विशाखापट्टनम है। अगला देखिए जिसका नाम है चेन्नई बंदरगाह। क्या नाम है, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह के बारे में पढ़ें तो ये चेन्नई बंदरगाह की विशेषता क्या है। चेन्नई बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। पूर्वी तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी कौन सा है, याद रखना, चेन्नई बंदरगाह। यही अपन को पूछे जाए यदि व्यापार की दृष्टि से
व्यापार की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। प्रथम स्थान कौन सा रखता है? मुंबई वाला। और दूसरा स्थान कौन सा रखता है? चेन्नई बंदरगाह रखता है। यहां से मुख्य रूप से लोहा अयस्क है, नारियल है, कपड़ा है तथा चीनी का व्यापार किया जाता है। अन्य में देखें यदि तो एक तो लोहा अयस्क तो है ही, लोहा अयस्क के साथ अन्य में यहाँ पर चीनी है, कपड़ा है का व्यापार किया जाता है। किससे? किस बंदरगाह से? तो चेन्नई बंदरगाह। ये पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, ये भी कोई सा पूछा जाए तो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। आया क्या सबको समझ में? और इसी चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एक बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है एनोर बंदरगाह। क्या नाम है? एनोर बंदरगाह। ठीक है, जो क्या है? चेन्नई के भार को कम करने के लिए बनाया गया। चेन्नई के भार को कम करने के लिए बनाया गया। इसे कामराज बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो याद रखना, कामराज बंदरगाह। ठीक है, ये हो गई मुख्य रूप से बंदरगाह। और अंतिम बंदरगाह है जिसका नाम है तमिलनाडु में, जिसका नाम है तुतीकोरिन बंदरगाह। क्या नाम है? तुतीकोरिन बंदरगाह। खुला बंदरगाह है तथा कृत्रिम बंदरगाह भी है। यह कैसा बंदरगाह है? यहां लिख रहा हूं, खुला तथा कृत्रिम बंदरगाह। खुला बंदरगाह और कैसा बंदरगाह है ये? कृत्रिम बंदरगाह। ये हो गए मुख्य रूप से बंदरगाहों के बारे में कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। तुतीकोरिन बंदरगाह जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, पहले पढ़े अपन ने किसके बारे में साथियों? पहले पढ़े पश्चिमी तट के टोटल बंदरगाहों के बारे में, और उसके बाद में पढ़े किसके बारे में? पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। आया क्या समझ में? तो पूर्वी तट के कौन कौन से बंदरगाह हो गए? सबसे पहले यदि आपको क्रम जमाने का पूछा जाए कि पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण का क्रम जमाओ, तो याद रखना सबसे पहले कोलकाता, उसके बाद हल्दिया, उसके बाद पारादीप, विशाखापट्टनम, एनोर, चेन्नई और तुतीकोरिन बंदरगाह। ये टोटल 12 बंदरगाह प्रमुख के बारे में पढ़ लिया। और लास्ट जो अंतिम 13वां बंदरगाह है वो है कौन सा? 13वां बंदरगाह। 12 बंदरगाह हो गए और 13वां बंदरगाह है जिसका नाम है कौन सा? और वो कहां पर स्थित है? तो याद रखना, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहां पर? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसे क्या है? प्रमुख बड़े बंदरगाहों में शामिल किया गया है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। ये कौन सा? 13वां बंदरगाह। कहाँ पर है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। आया क्या सबको समझ में? बहुत बढ़िया। अभी एक लेटेस्ट यदि आपको पूछा जाए कि भटकल नामक बंदरगाह कहाँ है, कहीं अभी लेटेस्ट चर्चित रहा है, तो याद रखना करंट की दृष्टि से भटकल बंदरगाह छोटा बंदरगाह है और है कहाँ पर? तो है कर्नाटक में, लेकिन अभी चर्चित रहा था ये भटकल नामक बंदरगाह, इसलिए याद रख लेना भटकल बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में है। आया क्या सबके समझ में? तो ये हो गया टोटल जल परिवहन के बारे में। सबसे पहले अपन ने पढ़ा जल परिवहन किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का। 2 प्रकार के जल परिवहन पद है, एक आंतरिक जल परिवहन और दूसरा सामुद्रिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन का यदि गठन देखें तो 1986 में हो गया और जिसका मुख्यालय कोलकाता बनाया गया और जिसके तहत राष्ट्रीय जल मार्ग बनाए गए भारत में। और टोटल भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग कितने हैं? 6 हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? प्रयागराज से हल्दिया के बीच में, जो किस नदी पर है? गंगा नदी पर। ठीक है, यही पूछा जाए सबसे लंबा हो गया ये, तो ये सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा हो गया? नेशनल वाटर लाइन नंबर 6, जो कहां से कहां तक है? लखीपुर से सिलचर तक का। ठीक है, उसके बाद में अपन ने जो प्रमुख 13 बंदरगाह है, बड़े बंदरगाह, उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, और 13 बंदरगाहों में सबसे पहले पढ़ा पश्चिमी तट के बंदरगाह। यदि आपको पूछा जाए उत्तर से दक्षिण का क्रम जमाइए पश्चिमी तट के बंदरगाहों को, तो सबसे पहले कांडला बंदरगाह, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मर्मुगवा, न्यू मैंगलोर बंदरगाह तथा कोची बंदरगाह।
आया सबके समझ में? ये हो गए। इसके बाद में पूर्वी तट के बंदरगाह कौन सा? कोलकाता है, हल्दिया है, पारादीप है, कौन सा? विशाखापट्टनम, चेन्नई, एनोर तथा तूतीकोरिन बंदरगाह। और 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह जो कौन सा हो गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, मतलब कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में। कहां पे हो गया? पोर्ट ब्लेयर में। ये हो गया किसके बारे में? जल परिवहन के बारे में। आया है क्या सबके समझ में? बहुत बढ़िया। अब अगला है अपना वायु परिवहन। अगला टॉपिक क्या है साथियों? वायु परिवहन। देखिए वायु परिवहन के बारे में। वायु परिवहन की देखें यदि भारत में शुरुआत, तो वायु परिवहन की भारत में शुरुआत हो गई थी 1911 में। कब हुई थी? 1911 में। और कहां से कहां तक हुई थी? इलाहाबाद से नैनी के बीच में। और वो भी किसके लिए? डाक सेवा के लिए। किसके लिए? डाक सेवा के लिए। तो अपन लिख सकते हैं भारत में शुरुआत कब हुई? भारत में शुरुआत 1911 में हुई। कब हुई? 1911 में। कहां से कहां तक? इलाहाबाद टू वर्तमान में प्रयागराज टू नैनी के बीच में, नैनी नामक स्थान था वहां पर। और वो भी किस लिए हुई थी? तो डाक सेवा के लिए। किसके लिए? डाक सेवा के लिए। आया है क्या सबको समझ में? ये तो हो गई भारत में वायु परिवहन की शुरुआत। ठीक है। अब यदि आपको पूछा जाए भारत में वायु परिवहन के विकास में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था JRD टाटा। क्या नाम था? JRD टाटा, जिनको भारतीय विमानन के पिता भी कहा जाता है। उनका महत्वपूर्ण योगदान था भारत में वायु परिवहन स्टार्ट करने के लिए। किसका? JRD टाटा को, जिन्हें क्या कहा जाता है? याद रखना, भारतीय विमानन के पिता JRD टाटा, जिन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। कब की थी? 1932 में। उससे पहले यदि अपन देखें भारत में एयर बोर्ड की स्थापना, क्या साथियों? भारत में एयर बोर्ड की स्थापना, तो याद रखना भारत में एयर बोर्ड की स्थापना हो गई 1919 में। कब हुई? 1919 में 21 सितंबर को, 21 सितंबर 1919। यही देखें यदि अपन प्रथम विमान सेवा कब चली? जब एयरपोर्ट की स्थापना हो गई उसके बाद में प्रथम विमान सेवा चलाई गई 1920 को। कब चलाई गई? 1920 को। और वो भी कहां से कहां तक? मुंबई टू कराची। किसके बीच चलाई गई? तो याद रखना मुंबई टू कराची के बीच चलाई गई। किसके बीच? मुंबई टू कराची के बीच चलाई गई। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार यदि देखें अपन आगे, भारत सरकार ने जब भारत क्या आजाद हो गया उसके बाद भारत सरकार ने सन 1953 में वायु निगम अधिनियम के द्वारा वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1953 में राष्ट्रीयकरण किसका? वायु सेवा का या वायु परिवहन का कर दिया गया। कब किया गया? 1953 में। और उसके अनुसार भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की क्या वायु सुविधाएं चलती थी। एक तो थी कौन सी? एयरलाइंस। कौन सी? इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस। और दूसरी थी प्रकार की सेवा जिसका नाम है एयर इंडिया। दो कंपनियां थी, इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइंस देखती थी क्या साथियों? ये ओनली आंतरिक तथा जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें संचालित होती थी। कौन सी? इंडियन एयरलाइंस। और जो एयर इंडिया थी साथियों ये अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं देती थी। कौन सी? एयर इंडिया क्या देती थी? अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं देती थी। जैसे बाहर के पेरिस से लंदन या न्यूयॉर्क के जाने के लिए यदि कौन सी कंपनी तो कौन सी? एयर इंडिया। इनका 2007 में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया और नाम रख दिया गया एयर इंडिया लिमिटेड। क्या नाम रख दिया गया? एयर इंडिया लिमिटेड। क्या नाम रख दिया गया? 2007 में विलय कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया एयर इंडिया लिमिटेड। आया क्या सबको समझ में? ठीक है।
ये तो हो गया किसके बारे में, कुछ भारत में स्पेशली जो वायु सेवा है उनके बारे में। देख लीजिए, भारत में शुरुआत हुई 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में, किसके लिए, डाक सेवा के। लेकिन डाक सेवा के लिए ना देखे अपन देखें प्रथम विमानन सेवा, ठीक है, व्यक्तिगत जो यात्रियों को ले जाने वाली सेवा, वो कब से स्टार्ट की गई, 1920 से स्टार्ट की गई। और भारत आजाद होने के बाद में 1953 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, किसका, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और उसके तहत दो प्रकार की एयरलाइंस थी, एक तो थी इंडियन एयरलाइंस, दूसरी थी एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइंस देखती थी आंतरिक या पड़ोसी देश हैं जो भारत के, वो सेवाएं देखती थी। और एयर इंडिया देखती थी जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनके, जैसे न्यूयॉर्क जाना है क्या, या फिर अपन देखें तो लंदन या पेरिस जाना है, तो कौन सी, एयर इंडिया। इन दोनों का 2007 में विलय कर दिया तथा नाम क्या रख दिया, एयर इंडिया लिमिटेड। अभी वर्तमान में देखें तो अलग अलग प्रकार की क्या एयरलाइंस है, जेट इंडिया है, इंडिको है, एयर इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, किंगफिशर है। तो वो अलग अलग वर्तमान में नई नई उसी प्रकार क्या होती गई, एयरलाइंस जुड़ती गई। आया क्या सबके समझ में यहाँ तक। अब देखो भारत में देखें यदि तो अनेक प्रकार, हर एक राज्य में हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो या फिर कैसा छोटा हवाई अड्डा हो। तो अपन को देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं भारत में, और मुख्यतः रूप से उन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है और उसकी स्थिति कहाँ पे है, उनके बारे में अपन को पढ़ना है 1 बाय 1 करके। तो देखिए प्रमुख भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देख लीजिए कौन कौन से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं अपने, उनके बारे में अपन देखते हैं और उनकी स्थिति कहाँ पर है और उनका क्या नाम है वो देखें। तो सबसे पहले यदि अपन देखें मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिससे कि आपको इजीली पता चल जाएगा इनकी स्थितियों के बारे में कि ये स्थिति है जो कहाँ पे है। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो हवाई अड्डा है कौन सा है, पहला प्रथम हवाई अड्डा जो है श्रीनगर में, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैं यहां नाम लिख रहा हूं, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहां पर, यह है जम्मू एंड कश्मीर में। आ गया समझ में, ए है का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आया समझ में, कहां पर है, श्रीनगर में। दूसरा देखें यदि तो है अमृतसर पंजाब में। यदि आपको डायरेक्टली पूछा जाए कहां पर कि गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, तो आपको बताना है कहां है, अमृतसर पंजाब में। श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कहां है, अमृतसर, और वो भी कहां, पंजाब में। आया क्या सबको समझ में यहां तक, बहुत बढ़िया। अगला है जिसका नाम है क्या, सांगानेर हवाई अड्डा। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहां पर, तो यह है जयपुर राजस्थान। कहां है, जयपुर राजस्थान। आया समझ में सबके, ये हो गए मुख्य 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अगला हवाई अड्डे का नाम है अहमदाबाद में, और नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहां पर, तो यह है अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात। आगे यदि क्वेश्चन आ जाए कि बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थिति कहाँ है या ये कहाँ पर है, तो आपको बताना है ये कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में। इसके बाद में महाराष्ट्र में देखिए प्रमुख हवाई अड्डे, एक का नाम है क्या, बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डा। एक का नाम क्या है,
बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पर? नागपुर में। ठीक है। महाराष्ट्र में एक और हवाई अड्डा है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा याद रखना है। ये दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, और ये है मुंबई में। ठीक है। यदि आपको पूछा जाए कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? मुंबई में। यही पूछा जाए बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये है नागपुर। दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब देखिए इसके बाद में अगला गोवा में, और गोवा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका नाम है दाबोलिम। क्या नाम है? दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा। कहाँ है साथियों? गोवा। आया समझ में? इसके बाद में है अगला कर्नाटक में। देखिए एक हवाई अड्डा जिसका नाम है बेंगलुरु हवाई अड्डा। क्या नाम है? बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है कहाँ पर? नाम से पता चल रहा है बेंगलोर में। इसके बाद में एक है मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये दोनों कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब देखिए केरल में प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। उन चारों के बारे में देखिए। एक तो है, पहले का नाम है, चारों का नाम लिख रहा हूं मैं इस साइड में, और पहले का नाम है साथियों कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये है कोझिकोड केरल में। कोझिकोड केरल। ठीक है आया समझ में? इसके बाद में केरल में एक और है जिसका नाम है साथियों क्या? त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है तिरुवनंतपुरम में। इसके बाद में एक और है जिसका नाम है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए ये हो गई मुख्यतः हवाई अड्डे। देखिए ये तो दोनों है कहाँ पर? ये दोनों है कर्नाटक में, और ये तीनों है कौन से? तो ये तीनों है कहाँ पर? केरल में। केरल में एक और हवाई अड्डा है जिसका नाम भी लिख लीजिएगा, जिसका नाम है केनोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केनोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? केरल में है। तो केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने? 4। कौन कौन से हो गए? एक तो त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है केरल में। एक है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक है कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये चारों किस में है? तो ये चारों हैं केरल में। ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ स्पेशली और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में। तो सबसे पहले है कौन सा? ऊपर से वापस चलते हैं तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो है ये न्यू दिल्ली में। आया क्या सबको समझ में? कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है? ये है वाराणसी यूपी में। ठीक है। इसके बाद में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो है कहाँ पर? लखनऊ में। कितने हो गए? यूपी में 2। एक तो हो गया चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक हो गया लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखिए एक पटना बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर?
पटना में। और पटना कहाँ है? पटना कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। आया कि समझ में? इसके बाद में देखें यदि अपन तो अपने पूर्व उत्तर जो राज्य हैं इनमें एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है असम में, और जिसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है गुवाहाटी में। गुवाहाटी का असम में। आया क्या समझ में? सब समझ में? यहाँ तक बहुत बढ़िया। अब है कलकत्ता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और जिसका नाम है क्या? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और वो कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है साथियों? कोलकाता में। ये प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैसे नाम आ गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आपको बताना कहाँ है? ये है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। इसी प्रकार आपको पूछा जाए कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो याद रखना यह है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। इसी प्रकार आपको पूछा जाए क्या? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अन्ना या इसी का नाम है मीनाबकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह है कहाँ पर? यह है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। इसी प्रकार पूछा जाए कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये भी कहाँ है? कोयम्बटूर से नाम से पता चल रहा है। और लास्ट है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर है, और वो कहाँ है? तमिलनाडु। ये है प्रमुख जो क्या है हवाई अड्डे हैं प्रमुख, उनके बारे में। ये है कौन सा? सबसे पहले गुरु रामदास पंजाब में, सांगानेर जयपुर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि पूछा जाए तो गुजरात में है, और यदि पूछा जाए क्या बाबा साहब अम्बेडकर तो नागपुर महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी तो भी कहाँ पर है? मुंबई में है, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको पूछा जाए तो कौन सा है? कहाँ पर है? तो वाराणसी में। इसके अलावा यदि देखें अपन तो एक हवाई अड्डे का नाम है अंतर्राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और है कहाँ पर ये? तो ये है कहाँ? इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में। एक और है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ठीक है, यह है रांची में। कहाँ है? रांची। किसकी राजधानी है? झारखंड। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी? तो रांची है। और है किसकी? ये झारखंड। तो ये प्रमुख अपन ने पढ़े किसके बारे में? हवाई अड्डों के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख जो भारत के हवाई अड्डे उनके बारे में। एक बार इसी मैप की दृष्टि से आपको पूरा का पूरा नोट डाउन करना है। किसमें? आपकी नोटबुक में। ठीक है, किसमें करना है? आपकी नोटबुक में। कुछ अन्य और हवाई अड्डे 2-3 उनके बारे में अपन को पढ़ना है, वो देखिए आगे। तो एक है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या क्वेश्चन आ जाए कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो याद रखना वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। आया क्या सबकी समझ में? बहुत बढ़िया। एक हाल ही में कुशीनगर
हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया, याद रखना है। किसको? यदि आपको पूछा जाए हाल ही में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर है कहाँ पर है? ये है यूपी में। कुशीनगर जो पहले हवाई अड्डा था केवल, इसे वर्तमान में क्या बनाया दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। ठीक है, कुछ छोटे हवाई अड्डे अपन ने जो पढ़े अभी, वो सभी कैसे हवाई अड्डे? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। कैसे हवाई अड्डे हैं? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और यदि आपको पूछा जाए देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बन के तैयार हो रहा है, तो याद रखना एक है कौन सा? जेवर नाम का, जेवर एयरपोर्ट है कहाँ पे? तो ये है यूपी में, जो क्या है? देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। केवल अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। ठीक है, यही पूछा जाए, क्वेश्चन आया अभी थोड़े दिन पहले कि उड़ान योजना किससे संबंधित है, तो याद रखना उड़ान योजना है जो इसका जो लोगो है वो क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। मतलब क्या हुआ? ये मुख्यतः रूप से कम शुल्क में योजना बनाई गई है, किसकी? वायु परिवहन की, जिसका नाम क्या रखा गया? उड़ान योजना रखा गया। क्या रखा गया? उड़ान योजना। इसी प्रकार यदि आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाए कि वायु हंस की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, या पवन हंस की शुरुआत कब हुई थी, तो या पवन हंस क्या चीज़ है, तो उनके बारे में भी देख लीजिए। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सुविधा है। क्या सुविधा है? हेलीकॉप्टर सुविधा। कौन सी है? पवन हंस। ठीक है, जो दूर दराज इलाके होते हैं या पहाड़ी इलाकों के छतर पर यदि भोजन पहुंचाने का या आपातकालीन सेवा देने के लिए कौन सी योजना है? पवन हंस। ये क्या है? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सुविधा। क्या है? हेलीकॉप्टर सुविधा। हेलीकॉप्टर सेवा है। लगभग ये कब से स्टार्ट की गई, तो ये 1985 में स्टार्ट की गई थी। आया क्या समझ में यहाँ तक सबके? बहुत बढ़िया। यही आपको पूछा जाए यदि क्या साथियों कि वायुदूत की स्थापना, तो वायुदूत की स्थापना 30 फरवरी 1981 से शुरुआत की गई। किसकी? वायुदूत की। आया क्या? लास्ट क्वेश्चन है वायु परिवहन का कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? बस भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, हवाई अड्डा, नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? यदि आपको पूछा जाए तो आपको बताना है लेह हवाई अड्डा। क्या नाम है? लेह हवाई अड्डा। आया क्या सबको समझ में? ये किसके बारे में हो गया? ये हो गया जो भी अपन ने पढ़ा वायु परिवहन के बारे में, सब कंप्लीट। देख लीजिए, ये अपन ने वायु परिवहन की शुरुआत करी 1911 में। और यदि आपको पूछा जाए भारतीय विमानन के पिता तो कौन? JRD टाटा, जो क्या है वायु परिवहन की भारत में शुरुआत करने के लिए महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा था। और उन्होंने ही 1932 में, याद रखना, टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। कब? 1932 में। किसकी शुरुआत की? टाटा एयरलाइंस। याद रखना, किसकी? टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। ठीक है, और किसने? JRD टाटा के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में 1953 में क्या कर दिया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और दो स्पेशली एयरलाइंस चलाई गई। कौन सी? इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया लिमिटेड। इसके बाद में प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनके बारे में पढ़ा अपन ने। और यदि पूछा जाए देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं केवल हवाई अड्डा पूछा जाए तो कौन सा है साथियों? कौन सा है? जेवर एयरपोर्ट। कहां पर है? यूपी में। यही पूछा जाए यदि आपको
100वां हवाई अड्डा कौन सा है भारत का? तो याद रखना भारत का 100वां हवाई अड्डा 24 सितंबर 2018 को सिक्किम के पैक्योंग नामक स्थान पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। किसके? 100वें हवाई अड्डे का। भारत का 100वां हवाई अड्डा कौन सा है? तो याद रखना क्या नाम है? पाक्योंग। क्या नाम है? पाक्योंग हवाई अड्डा। कहाँ है? तो ये है सिक्किम में। कहाँ है साथियों? तो ये है सिक्किम में। ठीक है, कितना नंबर का है? तो 100वां हवाई अड्डा है। कितने नंबर का? 100वां हवाई अड्डा। 2018 में इसकी क्या की गई थी? 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था। पवन हंस क्या है? हेलीकॉप्टर सेवा है एक तरह की। क्या है? हेलीकॉप्टर सेवा है जो दूर दराज इलाकों में, जो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या आपातकालीन सेवा या फिर भोजन रूपी सेवा पहुंचाने के लिए कौन सी? पवन हंस सेवा। कब से स्टार्ट की गई है? 1985 से स्टार्ट की गई। यही पूछा जाए यदि सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा, तो याद रखना लेह हवाई अड्डा है लद्दाख क्षेत्र में, जो क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा। ये हो गई मुख्यतः क्या? जल परिवहन के बारे में कंप्लीट। ठीक है, लास्ट अपने बचा है क्या? पाइपलाइन परिवहन के बारे में। छोटा सा देख लीजिए पाइपलाइन परिवहन के बारे में। यदि देखते हैं अपन पाइपलाइन परिवहन से, तो पाइपलाइन परिवहन से जो भी गैस है या तेल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सभी को दूर स्थान तक पहुंचाने के लिए सबसे सस्ता जो परिवहन है वो कौन सा है? पाइपलाइन परिवहन है। मुख्य रूप से अपन देखें भारत में पाइपलाइनें कौन कौन सी है, तो देखिए भारत में पाइपलाइंस के नाम लिखते हैं अपन, मुख्य कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो इसका नाम है उसका नाम है नाहर काटिया। क्या है? नाहर काटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। नूनमती बरौनी पाइपलाइन। ठीक है, ये पाइपलाइन है कहां से कहां तक की वो भी बताऊंगा अभी, जिसका नाम क्या है? नाहर काटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। ये भारत में सबसे पहली पाइपलाइन है जो असम के तेल कुओं से नूनमती तेल शोधनशाला तक 443 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। ठीक है, और वहां से वापस बरौनी मतलब बिहार तक। ठीक है, असम से स्टार्ट होती है नूनमती तक और नूनमती से वापस कहाँ? बरौनी बिहार तक कंटिन्यू चलने वाली ये क्या है? भारत की पहली पाइपलाइन है। ये टोटल यदि देखें यहां तक, तो ये जो नाहर काटिया से नूनमती है कितने? 443 किलोमीटर। उसके बाद में नूनमती से वापस कहां तक चलती है? बरौनी तक 724 किलोमीटर। आया क्या सबके समझ में? पहली भारत की पाइपलाइन। यही देखा जाए यदि दूसरी भारत की पाइपलाइन तो है कौन सा? गुजरात की पाइपलाइन, जिसका नाम है अंकलेश्वर। क्या नाम है? अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन। कोयली तेल पाइपलाइन। ठीक है, इसका निर्माण कब किया गया? इसका निर्माण 1965 में किया गया। कब किया गया? इसका निर्माण 1965 में किया गया। आया क्या सबको समझ में? यह है क्या किसके अंतर्गत है? ये गुजरात पाइपलाइन के अंतर्गत आती है। किसके? गुजरात पाइपलाइन के अंतर्गत। इसके बाद में देखिए इसके आगे की तीसरी पाइपलाइन, जिसका नाम क्या है? सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन। जिसका नाम है क्या? सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन। मथुरा पाइपलाइन। ठीक है, यदि देखें अपन ये कच्छ की खाड़ी के समीप सलाया से मथुरा के मध्य में 1200 लगभग 56 किलोमीटर लंबी क्या है? पाइपलाइन है, जो कच्छ की खाड़ी से मथुरा तक का बीच का क्षेत्र क्या करती है? कवर करती है। ठीक है, ये हो गई तीन मुख्यतः पाइपलाइन। चौथी देखें यदि अपन पाइपलाइन, तो जिसका नाम है मुंबई हाई महाराष्ट्र। कहां पर? मुंबई हाई महाराष्ट्र से अंकलेश्वर मतलब गुजरात, अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन।
लाइन। ठीक है, ये यदि देखें तो महाराष्ट्र में मुंबई हाई से लेकर का गुजरात तक का जो गैस पाइपलाइन है, ये क्या है, तेल तथा गैस के लिए दो अलग अलग पाइपलाइनें बिछाई गई है, लगभग 210 किलोमीटर के लगभग ये मुख्यतः पाइपलाइन है। इसके बाद में पांचवी देखें तो जिसका नाम है क्या, हजारी विजयपुरा वे जगदीशपुरा पाइपलाइन। ये विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है, याद रखना। यह विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है। गैस पाइपलाइन से कौन सी है, जिसका नाम क्या है, हजारी विजयपुरा और जगदीशपुरा पाइपलाइन। लगभग कितनी है, तो ये लगभग 1750 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। कितनी, लगभग 1750 किलोमीटर लंबी। ये हो गई मुख्यतः पाइपलाइन। यदि एक और पूछा जाए तो ये मुख्यतः पाइपलाइन हो गई भारत में जो क्या है, कार्यरत है। ठीक है, कौन कौन सी होगी, नाहरकाट या नूनमती बरौनी पाइपलाइन जो भारत की प्रथम पाइपलाइन है। ठीक है, ये तो हो गई प्रथम पाइपलाइन। और सबसे लंबी हो गई कौन सी, हजारी विजयपुरा और जगदीशपुरा पाइपलाइन। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। और यही पूछा जाए यदि आपको भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड मतलब गेल की स्थापना, तो याद रखना 1948 में गेल की स्थापना स्टार्ट हो चुकी थी। कब, 1948 में। ये हो गए प्रमुख भारत में पाइपलाइनों के बारे में। आया क्या समझ में। जो अपन ने पढ़ लिया, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और किसके बारे में, पाइपलाइन परिवहन के बारे में। अब पाइपलाइन का जो भी मुख्य टॉपिक है वो अपन ने सब क्या कर लिए, कवर कर लिए हैं। ठीक है।